मारुति की जो इको आती है उसके साइलेंसर्स गायब हो रहे वो डीआई वाले गाड़ी आए, ड्राइवर लोग बात करते थे एक उंगली में घुमा देता नोला करके। जॉब में सेटिस्फेक्शन के लिए तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नेट ज़ीरो का टारगेट 2070 रखा हुआ है, हो सकता है छोटी बैटरी में ही ज़्यादा रेंज आपको मिल जाए। हैं। जर्मनी में जाना, जर्मनी को एक्सप्लोर करना, के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम पास करना है, और वो थ्योरी और प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है जैसा हम यहाँ पे इंडिया पे हम देख, जैसे इंडिया में है आई फर्स्ट, जर्मनी में है यू फर्स्ट। खुद ही मैनुअली हेल्प किया उठाने में। मैनुअली हम दोनों ही मिलके फर्नीचर उठाते हैं। उससे देख के पता चलेगा कि ही वाज मेयर ऑफ दैट सिटी। फिर भी कार्बन के एमिशंस जीरो करना है, कार्बन कैप्चरिंग पे काम चल रहा है कि रायपुर के एमजी रोड में और कार अपने आप घर पे जाके रुक जाए। लाइफ में एक्सप्लोर करना शुरू करिए। शुरू कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनको छत्तीसगढ़ से बहुत लगाव है, लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है गांव के तरिया से, गांव के पीछे नहर से, और वहां से इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में आईआईटी से, वहां से इंडिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी से लेके, और जिसे ऑटोमोबाइल वर्ल्ड का तीर्थ कहा जाता है, जर्मनी तक। आइए सुनते हैं उनकी ये कहानी और उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी कैसे रही है और क्या कुछ हम उनसे सीख सकते हैं। वेलकम टू तुषार साहू टुडे। तुषार, बताइए। थैंक यू सो मच हिमांशु भाई। सो जय जोहार संगीमन। सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात आपसे पूछना चाहूँगा, वो बचपन कहाँ गुजरा है? तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं, जब से मेरे को याद है, तो मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर बालोद में था। वो शहर नहीं था, कस्बा था पहले। वहाँ से मेरा नानी गांव था चिटौत, जो धमतरी से बहुत पास में है, और मेरा दादी गांव था रायपुर में, डगनिया में। लेकिन टाटा मोटर्स एक कहा जाता है, इससे लाइक अ पीएसयू, सेटल्ड लाइफ है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद वो रिस्क लेना और एक नई कंपनी में जाना जिसको कोई नहीं जानता। हम यहाँ से कहने हैं हमारा बंदा टाटा मोटर्स में है, लेकिन वहाँ पर ऐसी ये जो जर्नी, ये क्या बात है, जो करियर ग्रोथ क्या होता है, अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें चलती हैं जिसके हिसाब से एक इंसान डिसीजन लेता है, राइट इस पे थोड़ा सा लाइट। आई मीन ये हिमांशु जी आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जब मैं टाटा मोटर्स छोड़ा तो मुझे कुछ दोस्त यही बोलते थे कि अरे यार तुमने टाटा मोटर्स क्यों छोड़ा। हमको लोगों को बताने में बहुत अच्छा लगता था कि हमारा एक फ्रेंड है, हमारा कज़न है, हमारा भाई है, वो टाटा मोटर्स में है। तो बहुत प्राउड फील करते थे लोग। और डेफिनेटली टाटा मोटर्स छोड़ना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि इतनी अच्छी कंपनी, जो लोग प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का अमलगमेशन मानते हैं कि दोनों का ही वहाँ पे अमलगमेशन, ना ही वो कम्प्लीटली प्राइवेट है और ना ही कम्प्लीटली गवर्नमेंट है, इट्स लाइक सेमी पीएसयू। एंड डेफिनेटली टाटा मोटर्स वैसी कंपनी है, आप चाहे तो पूरा लाइफ वहाँ पे सेट कर सकते हैं। इट्स सच ए नाइस कंपनी। बट हाँ, अपना अपना एक पर्सनल एम्बिशन होता है। बाद में जाके मैं रियलाइज़ किया कि मैं टाटा मोटर्स क्यों छोड़ा। मे बी उस समय एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, या मे बी कुछ और रीज़न रहा होगा जो मैं खुद रियलाइज़ नहीं किया, इसके चलते मैं टाटा मोटर्स छोड़ा। बट आज के डेट में जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ 7 साल के बाद, तो समझ में आता है कि जॉब में सेटिस्फेक्शन के लिए तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको मैं आर्क बोलता हूँ, ARC। ए फॉर ऑटोनॉमी, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट फील करते हो कुछ डिसीजंस लेने के लिए, काम करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, अपने पॉइंट्स को अच्छे से रखने के लिए। तो ये होता है ए। आर होती है रिलेटेडनेस, कि आप जो काम कर रहे हो आप उससे कितने रिलेटेड फील करते हो, नहीं करते हो। और तीसरा चीज़ होता है कॉम्पिटेंसी, C फॉर कॉम्पिटेंसी। राइट। कॉम्पिटेंसी डेफिनेटली आपको डे वन से आ जाएगी ऐसा नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ वो डेवलप होती धीरे है। धीरे डेवलप होती है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ARC में ए मिसिंग था, ऑटोनॉमी मिसिंग थी उस 5 साल का जो टाइम मैंने टाटा में बिताया। और कॉम्पिटेंसी तो यस, टाइम के साथ बढ़ रही थी। मैं वहाँ पे डीजल इंजन डेवलपमेंट दिखता था, तो मैं जो इंजन डेवलप करता था वो टाटा सुमो में जाते थे, जेनॉन योद्धा पे जाते थे। तो एक रिलेटेडनेस था, धीरे धीरे आ रहा था, एक कॉम्पिटेंसी भी आ रही थी। बट समहाउ एक लैक ऑफ ऑटोनॉमी थी कि नहीं, कहीं ऐसी पोजीशन पे होना चाहिए जहाँ खुद से कुछ चीज़ें ड्राइव कर सके, जहाँ अपने हिसाब से चीज़ें कर सके। तो उस सब टाइम पे वो लैक लगता था कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देखा।
बट जिस कंपनी में जा रहा था वो नहीं पता था कि ये सब मिलेगा नहीं मिलेगा। बट टाटा छोड़ने के समय मुझे अभी भी याद है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि कभी भी डर लगे या फिर अच्छा नहीं लगे तो घबराना नहीं, मैं पीछे खड़ा हूँ। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया। तो उस डिसीजन के पीछे ऐसा नहीं मेरे अकेले का हाथ था, जो बैकअप सपोर्ट भी रहता है हमारे फैमिली मेंबर्स का, हमारे माँ पिताजी का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता बहुत है करियर important रहता है। प्रोग्रेशन पे, क्योंकि हमको नहीं पता रहता है कि हम डिसीजन सही ले रहे हैं नहीं या गलत ले रहे हैं, वो आने वाला समय ही बताता है। बट आपके पीछे आपको पता है कि आपके पीछे सपोर्ट सिस्टम है, यू फील कॉन्फिडेंट और आप कूदते हैं। कूद जाते तो हैं। जब मैं आज की डेट में यूमिकोर में हूँ, यूमिकोर एक बेल्जियम की कंपनी है जो कि 200 साल पुरानी है। 200 साल इसलिए पुरानी है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज पहले माइनिंग पे थी, और जैसे जैसे माइनिंग खतरा बनने लगे एनवायरनमेंट के लिए, ये सब कंपनी साथ में आ गई, तो यूनियन ऑफ मिनरल्स बन के यूमिकोर बनी। तो ये बेल्जियम हेडक्वार्टर्ड कंपनी है जो कि मटेरियल्स कंपनी है, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अर्बन माइनिंग करती है, रिसाइकलिंग। ओके। मोर देन 60 काइंड ऑफ मेटल्स वो रिसाइकल कर लेती है, इवन प्रीशियस मेटल, सारे गोल्ड सिल्वर एनीथिंग यू से, प्लैटिनम, राइट। तो ये ब्राउन। और यूमिकोर के उनके भी अलग अलग डिविजन्स हैं, तो मैं जिस डिवीजन पे हूँ वो ऑटोमोटिव कैटलिस्ट बनाती हैं। सिंस ऑटोमोटिव बहुत बड़ा मार्केट है पूरे ग्लोब के लिए, तो इंडिया भी बहुत बड़ा मार्केट है ऑटोमोटिव का, जीडीपी का 4 से 5% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन है के लिए ऑटोमोटिव मार्केट का। तो यूमिकोर ने अपना प्लांट इंडिया में डाला 2015 में, इसलिए नई अपॉर्चुनिटी मेरे को वहाँ पे मिली। मैं कभी नाम भी नहीं सुना था, बट हाँ ये सोच के गया कि जो भी हो, जो भी स्टेप मैं ले रहा हूँ कभी रिग्रेट नहीं करूँगा, किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, सिर्फ आगे की तरफ देखूंगा। ये सोच के पुणे पे यूमिकोर ज्वाइन किया। ओके। हाल ही में एक न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी, उस न्यूज़ सुन के बड़े हंसी भी आई थी। ये मारुति की जो इको आती है उसके साइलेंसर्स गायब हो रहे हैं, बहुत चोरी हो रहे थे उसके, है ना? तो इसके पीछे रीजन क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि मैं इसको एक एनालॉजी की तरफ से बताता हूँ कि जब भी घर में पूजा पाठ होती है तो पंडित आते हैं तो आपको वो सोना चांदी पहनने के लिए बोलते हैं ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब हो जाए समहाउ। तो वैसे ही गाड़ियों में जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है उसमें भी प्रीशियस मेटल्स होते हैं, प्लैटिनम होता है, पैलेडियम होता है, रोडियम रहता है, जिसको आप साइलेंसर्स बोलते हैं। साइलेंसर्स के पहले एक छोटा सा बक्सा और रहता है, उसमें ये मेटल्स रहते हैं। तो इनका काम भी वही है कि जो भी हार्मफुल गैसेस हैं या जो भी चीज़ नेगेटिव है उनको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। जो हार्मफुल गैसेस आती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, ये आते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर इनको कन्वर्ट कर देता है नॉन हार्मफुल गैसेस में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऐसा। इसलिए आज जो हम किसी गाड़ी के पीछे चलते हैं, जो सांस ले पाते हैं, काला धुआं नहीं देखते, बहुत गंदी स्मेल नहीं आती, तो ये सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर को। तो इको गाड़ी, जिनको जिनको इस चीज़ का नॉलेज है, आई थिंक उनको पता है कि इको गाड़ी में प्लैटिनम होता है, पैलेडियम होता है, रोडियम होता है। अगर मैं आपको बताऊं उसकी वैल्यू क्या है, तो प्लैटिनम, क्योंकि ये इनका भी कॉस्ट जो है फ्लक्चुएट होता है डे बाई डे, तो अगर मैं कल की बात करूं तो प्लैटिनम का जो कॉस्ट है वो 2,500 रुपये पर ग्राम, पैलेडियम भी 2,500 से 3,000 रुपये पर ग्राम, और रोडियम लगभग 13 से 14,000 रुपये पर ग्राम। ये आज की डेट की प्राइस है। आज से 5 साल पहले रोडियम 65,000 हो गया था। तो जिनको पता है, तो एक इको गाड़ी पे इतना हाई वैल्यू आइटम रहता है उसके साइलेंसर पे, तो यही रीजन होगा कि लोग साइलेंसर्स चोरी कर रहे थे और उसमें से वो मेटल निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। आई डोंट नो वो कैसे निकाले होंगे, क्योंकि वो रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी इतना आसान नहीं है, बट हाँ। ओके। सो आपका काम ये कैटलिस्ट कन्वर्टर बनाना है या? राइट। तो हमारी जो कंपनी है, जो मेन कैटलिस्ट है प्लैटिनम, जैसे कि मैं बोला यूमिकोर मटेरियल्स स्पेशलिस्ट कंपनी है, ये मटेरियल्स में इनकी स्पेशलिटी है, कॉम्पिटेंसी है। तो मटेरियल्स में ये वैल्यू एड ऑन करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, और उस मटेरियल्स को फिर वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ एनवायरनमेंट। सो डेफिनेटली प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम, उसको कैसे प्लेस करना है उस कैटालिटिक कन्वर्टर में, और कितना एफिशिएंटली वो काम कर सके, मतलब हार्मफुल गैसेस को नॉन हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए,
ये हमारी एक्सपर्टीज है, यूमिकोर की एक्सपर्टीज है प्लैटिनम, एंड दे आर कॉल्ड कैटलिस्ट्स बेसिकली। प्लैटिनम तो पैलेडियम। कैटलिस्ट, आप अगर इसको आम भाषा में समझाया जाए, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, लोग हमारे मतलब दर्शकों को पता तो चले कैटलिस्ट एक्चुअल में ये बिहेव कैसा कर रहा है ये। हाँ, कैटलिस्ट को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लूंगा। मेरे को बचपन के अपने दोस्त की कहानी याद आ रही है। उसका नाम था पिंटू, जो मैं बालोद में था। तो पास में एक किराने की दुकान होती थी। पिंटू 7 साल का रहा होगा। तो पिंटू जब भी उस किराने की दुकान में जाता था तो वो अंकल इतने बिजी रहते थे कि उसको ध्यान नहीं देते थे, दूसरे कस्टमर्स को पहले देखते थे। पिंटू को बहुत टाइम लगता था वहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए। उसको चॉकलेट चाहिए था तो 10 मिनट लगता था। बट जब वो अपनी मम्मी के साथ जाता था तो उसकी डिमांड जल्दी पूरी हो जाती थी। तो अंकल जब वो अकेला जाता था पिंटू तो 10 मिनट लगता था कुछ लेने में। जब अपनी मम्मी के साथ जाता था तो उसको अटेंशन जल्दी मिल जाता था। तो कैटलिस्ट जो होते हैं उनका काम भी यही है। उनकी मम्मी के जैसे। उनकी मम्मी के जैसे। हाँ। उनकी मम्मी कैटलिस्ट थी क्योंकि उनकी मम्मी के प्रेजेंस में चिंटू का काम जल्दी हो जा रहा जल्दी था। हो जाता है। तो ये जो प्लैटिनम पैलेडियम रोडियम है ये भी कैटलिस्ट है। खुद कंज्यूम नहीं होते बट जब वो प्रेजेंट रहते हैं तो जो रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं। फास्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपने गाड़ी को देखा है, कभी बहुत स्लो चल रही है, कभी बहुत फास्ट चल रही है। तो इंजन में डीजल या पेट्रोल जल रहा है, फटाफट धुएं में बाहर निकल रहा है, तो टाइम बहुत कम है। उस कम टाइम पे उस कैटलिस्ट को अपना काम करना है। जो हार्मफुल गैसेस इंजन से जनरेट हो रही है डीजल और गैसोलीन जलने के बाद, तो उनको नॉन हार्मफुल गैस में वो कन्वर्ट करता है फटाफट। इंडिया अभी यूरोप से नॉर्म्स में, ऑटोमोबाइल नॉर्म्स में हो गया, या फिर हम कह सकते हैं इसमें जो भारत स्टेज 4 जो स्टेज 5 जो स्किप किया इसने, स्टेज 6 में अभी स्टेज 7 की तरफ है, वहाँ पर ये जो सिनारियो है, ये जो ट्रांजिशन आप कैसे देखते हैं और ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बहुत सारी कंट्रीज कह रही हैं कि यूरो 7 जो है पॉसिबल नहीं है, एंड इंडिया में भी ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी। तो लेकिन नितिन गडकरी ने कहा है कि ये चीज़ें ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़रूरी हैं, सबको अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प, एंड ईवी का क्या फ्यूचर आ रहा है? ईवी कैसे इसमें हेल्प कर सकता है, या हमारे लिए अभी ईवी सही है कि नहीं है, कोई लिमिटेशंस है? तो आज के रेट में जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है ना, वो चौराहे पे फंसी हुई है। उनको नहीं पता है कि किस डायरेक्शन पे जाने वाला है। जैसे आज से आप 10 साल पहले देखो तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, या तो पेट्रोल की कार लेंगे या तो डीजल की कार। धीरे से सीएनजी भी आने लग गया। आई सी। तो डेवलपमेंट पाथ बहुत क्लियर था ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। आज के रेट में हम नेट जीरो एमिशंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कार्बन उत्सर्जन पे काफ़ी काम हो रहा है कि हमको धीरे धीरे कार्बन का उत्सर्जन है वो जीरो करना है। और मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिया के लिए जो नेट जीरो का टारगेट 2070 रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि 2070 तक भारत में जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं वो पूरे जीरो करने हैं हमको। तो इसमें क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें हैं। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आज चौराहे पे है। उनको नहीं पता कि पेट्रोल डीजल पे पूरे पैसे डालें, कि ईवीज में पूरे पैसे डालें, कि और भी कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जैसे फ्यूल सेल्स हो गया या हाइड्रोजन कंबशन हो गया, उस पर पैसे डालें। तो बहुत बड़ी दुविधा है आज के डेट में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए कि किधर पैसे डालें और किस डायरेक्शन पे हम आगे डेवलप हों। बट सारी चीज़ें साथ में कोएग्जिस्ट कर रही हैं और ऐसा कोई बहुत मेजर सडन डेथ नहीं होने वाला है पेट्रोल और डीजल इंजन्स का। ईवीज भी एग्जिस्ट करेंगी, पेट्रोल डीजल भी एग्जिस्ट करेंगी, और हो सकता है कुछ सालों में हाइड्रोजन कंबशन इंजन्स भी आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी को एग्जिस्ट करेंगी, बट हाँ, इनका एप्लीकेशन जहाँ बेस्ट है वो वहाँ रहेंगी। जैसे ईवीज स्मॉल सिटीज़ में एक स्मॉल रेंज के चलने के लिए वहाँ के लिए सुटेबल है तो वहाँ रहेंगी। डीजल लॉन्ग रेंज के लिए सुटेबल है तो वो वहाँ को एग्जिस्ट करेंगी। तो सारों का अपना अपना एक स्पेस रहने वाला है, तो ऐसा सडन डेथ्स नहीं होने वाला है। बट बात आती है एमिशन नॉर्म्स की, और हम कितने पीछे हैं यूरोप से आज के रेट में। तो यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी हमसे वे अहेड थी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे।
उनको पता था कि उनका कार्बन एमिशंस ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ऑलरेडी इतना एमिशंस वो कर रहे थे, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हो, चाहे ऑटोमोटिव सेक्टर के थ्रू हो। तो उन्होंने ये एमिशन नॉर्म्स जो है वो 1992 में लेके आ गए थे, जो यूरो 1 था, अच्छा। राइट। और इंडिया पे जब पहली बार ये एमिशन नॉर्म्स आए, भारत स्टेज के नाम से आया, वो 2000 पे आया। तो यूरोप में 1990 में आ गया था, सॉरी 1992 बोला मैं, 1990, और इंडिया पे पहली बार आया 2000 पे, ऑलमोस्ट 10 साल लेट एमिशन नॉर्म्स आया। आजकल जो होंडा की जो अभी नई टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आई है, जो टोयोटा क्रैमी में काफ़ी पहले से था, अभी फिर से रिलॉन्च हुई है, एंड मारुति की आपकी जो ग्रैंड विटारा है, हाई क्रॉस है, इनफैक्ट इनोवा में भी दिस थिंग्स आर गोइंग अप, एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगता है ईवी से देख के। थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है ओके ये ऑप्शन भी कैसा है। और अदर जो फ्यूल ऑप्शंस जो आने वाले हैं आजकल हाइप पे, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो आने वाले हैं ना, उसके ऊपर भी जो बसेस चल रही हैं, कुछ चीज़ें तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी टेस्ट हो चुके हैं। राइट। तो विच इज़ मोर स्टेबल, ईवी और दिस थिंग्स, व्हाट यू सी? जैसे कि मैं बोला, इकोसिस्टम की बात की है, और ईवीज डेफिनेटली आज के रेट में कॉस्टली हैं, बट आगे चल के जैसे जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसे LFP एक टेक्नोलॉजी है, लिथियम फॉस्फेट, उसके बाद सॉलिड स्टेट बैटरीज, तो जैसे उसमें भी डेवलपमेंट होंगे, एडवांसमेंट्स होंगे, तो फास्ट चार्जिंग ऑप्शंस मिलेंगे, एनर्जी डेंसिटी उसमें मिलेगी, तो हो सकता है छोटी बैटरी में ही ज़्यादा रेंज आपको मिल जाए, क्योंकि बैटरी का वेट भी काफ़ी होता है ईवीज़ में। और रही बात हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड में आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके पास बैटरी भी है, आपके पास फ्यूल भी है, तो रेंज एंग्जाइटी जो रहती है कि अगर इन केस बैटरी चली जाती है तो कहाँ रिफ्यूलिंग करेंगे, तो ये सब ऑप्शंस, मतलब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा रेंज एंग्जाइटी का। यस। तो इंडिया में शायद कहें तो हाइब्रिड का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है। आज के रेट में मैं बोलूँगा यस, हाइब्रिड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। अगर आप कंप्लीट ईवी से डर रहे हैं, या तो फिर आपका वैसा पैटर्न नहीं है यूसेज का, तो हाइब्रिड इज़ ऑल्सो गुड, जहाँ पे एक ही कार आप सिटी ड्राइविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए जाते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो। एक्चुअल में साइकोलॉजी में एक व्हील ऑफ लाइफ एक टर्म होता है, जिसमें 8 पिलर्स होते हैं, जैसे 8 व्हील्स होते हैं, मीन स्पोक होते हैं, है ना, वो उसका ड्राइव होना इंपॉर्टेंट है, तब वो कंप्लीट है तो व्हील की तरह चलता है। और ये हम बहुत एक्सरसाइज भी हम कराते हैं, आपने भी शायद किसी न किसी सेमिनार में गए या वर्कशॉप में किया होगा, जिसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका फन एंड रिकॉग्निशन, आपका फाइनेंस, एंड आपका गिविंग टू द सोसाइटी। ये पॉइंट्स और आते हैं, और लाइफ के अलग अलग पड़ाव पे ये पॉइंट्स आते रहते हैं। जो इंसान जिस टाइम पे एक राइट विजन के साथ, एक राइट नीड के साथ, विद क्लैरिटी इसको कर लेता है, तो फुलफिल महसूस करता है। तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। दैट इज़ वाई हम नीश डाउन करते हैं चीज़ों को। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप जब कंट्री चेंज कर रहे हो, इट्स अ बिग चेंज, सोशल, इमोशनल, फैमिली, फ्रेंड्स, फाइनेंस, लाइफस्टाइल, कल्चर, योर prospects of work culture, everything is changing. So एक बहुत बड़ा चेंज है। राइट। सो ये आपने कैसे मैनेज किया वहाँ पे? राइट। नहीं, शुरुआत में जब अपॉर्चुनिटी मिला तो डेफिनेटली हम लोग उस डीप लेवल पे नहीं सोचते आगे के चैलेंजेस, बट यस, जैसे कि मैं बोला, मैं धीरे धीरे आइडेंटिफाई किया कि वाई एम नॉट सो हैप्पी हियर, वाई एम नॉट फीलिंग सो हैप्पी। तो फिर मैं ऐसी पॉडकास्ट वगैरह देखता था, स्पिरिचुअल गुरुज के देखता था, तो वहाँ से फिर मैं अपनी जो रीजंस हैं वाई एम नॉट फीलिंग सो गुड, उसको डिसइंटीग्रेट किया कि एम आई हैप्पी इन माई पर्सनल लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज माई फैमिली लाइफ लुकिंग गुड हियर, आई एम socially satisfied, do I have good networks, do I have good friends with whom I can connect emotionally, or फिर professionally, am I equally, feeling valued, which I was feeling back in India? Am I connected to my peers like I was connected in India? So ये सब questions आते थे। तो might be जब आप कुछ नई जगह जाते हो
तो इन चारों ही पिलर्स पर आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। और मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी जब मैं जर्मनी गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं 10 से 11 साल का अपना प्रोफेशनल लाइफ इंडिया पे बिता चुका था। काफ़ी स्टेबल लाइफ थी, वेल सेटल्ड लाइफ थी। उसके बाद इन सबको मूव करना जर्मनी में, तो लैंग्वेज का स्ट्रगल, नया कल्चर का स्ट्रगल, खान पान आपको वहाँ के हिसाब से अडाप्ट करना है, रहन सहन अडाप्ट करना है, पहनावा अडाप्ट करना है, तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी आपको अडाप्ट करनी पड़ती है। यस, बट ऑब्वियसली ये सब नॉलेज बाद में आता है जब आप पीछे रिफ्लेक्ट करते हो अपनी जर्नी। उस समय जो चैलेंजेस थे, छोटे छोटे चैलेंजेस थे, जैसे कि हम आए थे तो हमको कार की ज़रूरत थी, एक कार चाहिए, तो सबसे पहले हमने लाइसेंस लिया जल्दी से। सो लाइसेंस लेने का प्रोसीजर इटसेल्फ इज लाइक ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपको थ्योरी का एग्ज़ाम पास करना है, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास करना है, और वो थ्योरी और प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है जैसा हम यहाँ पे इंडिया पे हम देखते हैं। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग के जैसा रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए। एक लाइसेंस लेने के लिए भी राइट, बहुत क्लैरिटी। तो एक बहुत अच्छी बात है, मतलब कि ड्राइविंग रिलेटेड मैं बताऊंगा कि जैसे इंडिया पे हम जब रोड पे कार ड्राइव करते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, मैं पहले ही जाऊंगा। रोड में कोई पैदल भी जा रहा हो, बूढ़ा आदमी भी जा रहा हो या बच्चा भी जा रहा हो, तो हमको लगता है कि नहीं, उससे पहले मैं निकालूँ, तो हम गाड़ी काटते हैं ऐसे जल्दी से, है ना। बट जर्मनी में या यूरोपियन कंट्रीज में मैंने देखा है कि इट्स यू फर्स्ट। जैसे इंडिया में है आई फर्स्ट, जर्मनी में है यू फर्स्ट। वो तुरंत गाड़ी रोक देंगे, या उनको वो देखेंगे कि आपको जाना है। जैसे हम एक लाइन पे चल रहे हैं, कोई बगल वाली गाड़ी ओवरटेक करती है, तो दे अलाउ देम टू कम इनसाइड। दे फील कि शायद उनको जल्दी होगी जाने की, तो दे अलाउ। बट इंडिया में हम उनको अलाउ नहीं करते और हॉर्न मारते हैं, थोड़े गुस्से से देखेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को ड्राइविंग कल्चर लगा। और एक जो डिसिप्लिन भी है रोड पे, काफ़ी प्रोसेस फॉलो करते हैं, बहुत डिसिप्लिन है, सिग्नल्स प्रॉपर फॉलो करते हैं, स्पीड लिमिट्स फॉलो करते हैं। तो एक्चुअली मैं जब वापस इंडिया आया तो बहुत सारे साइंस का मतलब मैं तब समझा। इतने साल से गाड़ी चलाते हुए भी मेरे से क्लैरिटी नहीं थी। वहाँ पे जाने के बाद ये चीज़ें हुई। राइट। तो एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, एज अ कंट्री, जर्मनी और इंडिया, क्या गैप दिखता है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं कहूँ तो सिटीजन एथिक्स के बारे में के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई मीन, जैसे मैं अभी डिसिप्लिन की बात कर रहा था, रोड डिसिप्लिन की, बट सिर्फ रोड डिसिप्लिन ही नहीं, लोगों में क्लीनलीनेस को लेके डिसिप्लिन है, बिहेवियर को लेके डिसिप्लिन है कि लोगों से बात कैसे करनी है। कहीं पे जाते हैं जहाँ पे वेट करना पड़ता है, जैसे लाइन लगते हैं, लोग क्यू पे रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको जल्दी है तो जाके कोई बीच में आएगा, दे जस्ट वेट फॉर देयर टाइम, लाइन पे रहेंगे, धीरे आवाज़ में बात करना है। तो जो लोगों का मॉरल वैल्यूज़ है कि लोगों के सामने बिहेवियर कैसा होना चाहिए, रेस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, और जो सिविक सेंस है, तो पहली चीज़ तो यही, इसके कारण जो क्लीनलीनेस रिलेटेड टॉपिक है वो हम इंडिया में मिस कर देते हैं। सिविक सेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग यहाँ पे मेरे को लगता है कि थोड़े से जागरूक होने चाहिए। जैसे अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे अपने स्ट्रीट्स और अपनी कंट्री को भी घर समझ के इनको साफ रखना चाहिए। उनमें है कि अपना घर साफ, कचरा बाहर फेंक दिया। तो और ये मैंने ये भी देखा कि जर्मनी में लोग अपने घर के सामने का जो सफाई है वो खुद ही करते थे। जैसे उनके घर के सामने का ओपन एरिया है या गार्डन एरिया है, तो ऐसा नहीं कि वो वेट करेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाला आएगा, ये वो जिम्मेदारी लेते थे और अपना अपना एरिया पूरा क्लीन करते थे। मैंने तो रोड भी क्लीन करते देखा है। तो आप भी करते थे कभी कभी? इस लेवल, मैं तो वहाँ अपार्टमेंट पे रहता था, तो हाँ, बट जो सामने पोर्च था वहाँ पे मैं झाड़ू लगा देता था, तो मैं वेट नहीं करता था कि वो केयर टेकर आए वो करे। तो यस, तो चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड हैं, ट्रैफिक हो या क्लीनलीनेस हो, एक प्रोसेस ड्रिवन कंट्री है काफ़ी। भीड़ तो वहाँ भी होगी और भीड़ यहाँ भी है, राइट। फ्रैंकफर्ट जैसे सिटी में तो भीड़ होगी। तो भीड़ का मैनेजमेंट जो होता है वहाँ पे क्या गैप दिखता है, क्या दिखता है आपको? यहाँ कैसे वो चीज़ मैनेज हो सकती है? क्या ऑटोमेशन है, क्या ऐसी चीज़ें हैं? नहीं, वहाँ पे मैन पावर्स कम है, इसलिए ऑटोमेशन का जो लेवल है वो ज़्यादा है। जैसे आप किसी मॉल पे जा रहे हो, पार्किंग के लिए जा रहे हो, तो आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा कि वो आपको टिकट काट के देगा। वहाँ पे गाड़ी जाएगी, कैमरास लगे हैं, वो नंबर प्लेट रीड करती है, ऑटोमेटिकली आपका बैरियर्स ओपन होंगे,
यू कैन पार्क द कार, और जब आप रिटर्न आते हैं तो फिर वेंडिंग मशीन से वहाँ पे जाइए, कार नंबर टाइप कीजिए, इट कैलकुलेट्स कितना अमाउंट है टाइम के हिसाब से, यू पे, और फिर आप रिटर्न निकलिए। रिटर्न निकलेंगे फिर से कैमराज हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे प्लेट्स, अपने आप बैरियर खुल जाता है। तो पॉपुलेशन तो यहाँ से बहुत कम है। इंडिया में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतना क्राउड मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। और दूसरा चीज़ जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन इन द सेंस, फिर से हम लोग सिविक सेंस पे आते हैं, तो मोरलेस सबका एक जैसा है। मतलब जर्मनी में सबको पता है कि यहाँ कचरा नहीं फेंकना है, यहाँ पे गंदगी नहीं करनी है, या रोड पे ऐसे बिहेव करना है। इंडिया में हो सकता है कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से कुछ लोग फॉलो करें, कुछ लोग नहीं करें, क्योंकि लोग अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग बिहेवियर्स हैं लोगों के। तो सबको एक साथ एक जैसी शिक्षा, आई थिंक ये आने वाले जनरेशन्स, ये जनरेशन बाय जनरेशन होगा, स्लोली टाइम लगेगा इस चीज़ों के लिए। तो इस सेंस में मैं देखता हूँ कि हम काफ़ी पीछे हैं और हमको इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। ओके, और जब हम इसकी बात करते हैं एज अ नेशन, डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं, तो क्या गैप दिखता है, हम कब तक पहुँचेंगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने दोनों लाइफ स्टाइल जी है। राइट। मैं पहली बार जर्मनी गया था 2017 में, मेरा पहला ट्रिप था आउट ऑफ इंडिया। जब मैं जर्मनी से वापस आया तो फिर से जब मतलब मैं 1 महीना लगभग रहा जर्मनी, उस समय नेदरलैंड्स भी गया, स्विट्ज़रलैंड भी गया, यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ घुमा, फिर वापस आया इंडिया। तो जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आया तो देख के गुस्सा आया कि हम उनके जैसे क्यों नहीं हैं। वरना इसे उनके जैसे मतलब एटलीस्ट उनके जैसा क्लीन क्यों नहीं, उतने सेंसिबल क्यों नहीं है क्लीनलीनेस को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड में कार चलेंगी, रोड में सिर्फ कारें नहीं चलती, हमारे यहाँ साइकिल चलने वाले भी लोग हैं, 2 व्हीलर भी चलाने वाले लोग हैं, पैदल चलने वाले भी लोग हैं। यहाँ पे कार चलाने के लिए ही सफिशिएंट और अच्छे रोड्स नहीं है। आप पैदल चलने वाले साइकिल और 2 व्हीलर्स को तो भूल ही जाइए। फिर क्यों हम उस लेवल का थॉट प्रोसेस रख के नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते? तो ये बहुत बड़ा गैप लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम काफ़ी पीछे हैं। हो सकता है कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे डेवलप हो रहा है, वो भी हार्डली मेरे को लगता है 5 से 6% से ज़्यादा नहीं होंगे। बट पूरा इंडिया अगर हमको करना है वैसा, तो आई डोंट, माइंडसेट में काम करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों का डेफिनेटली माइंडसेट चाहिए, नॉट ओनली गवर्नमेंट, लोगों का खुद का पार्टिसिपेशन चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, सिविक सेंस चाहिए। और एक चीज़ काफ़ी अच्छी थी जर्मनी में जब मैं देखा, काफ़ी स्टैंडर्ड थी चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं एक सिटी में रोड ऐसा है, एक अर्बन एरिया में रोड ऐसा है, एक गांव में रोड ऐसा, सारी जगह एक स्टैंडर्ड था रोड का, कितना चौड़ा होना चाहिए, बैरिकेड्स कहाँ होने चाहिए। तो आपको लगेगा कि नहीं कि आप सिटी चेंज कर रहे हो तो वहाँ की रोड्स अलग हो गई हैं, वहाँ पे कहीं पे अचानक से स्पीड ब्रेकर हो गए। जैसे हमारे यहाँ आप रायपुर से भिलाई जाएंगे तो हो सकता है रोड्स बहुत ही डिफरेंट लगे, स्पीड ब्रेकर अलग ही, तो कोई स्टैंडर्डाइज चीज़ें ही नहीं। तो वहाँ पे हर चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड है। आई थिंक एक सिटी कैसा होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड है। एक सिटी में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, हम नगर पालिका बोलते हैं एक, तो वहाँ पे भी एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, एक बस स्टैंड होता है, एक रेलवे स्टेशन होता है। प्रॉपर कोई भी सिटी जाइए वही मॉडल फॉलो होता है, ऐसा लगता है कि वही मॉडल कॉपी करके दूसरी जगह डाल दिया। तो हमको भी स्टैंडर्डाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा लगता है हमारी गवर्नमेंट्स को। सब कुछ एक फॉर्मेशन में हो। आप किसी भी सिटी में जाइए तो आपको पता है कि वहाँ पे चीज़ें ऐसे ही होती हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी आसान कर दी थी लाइफ जर्मनी में। एक चीज़ और मैं यूरोप और यहाँ पे जो गैप देखता हूँ वीआईपी कल्चर के लिए, है ना, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई एक्सपीरियंस? इंडिया में बड़ा बहुत वीआईपी कल्चर है, राइट। आई थिंक जो लोग अब्रॉड से आते हैं वो इस वीआईपी कल्चर से बहुत परेशान होते होंगे, क्योंकि जब मैं जर्मनी में था मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अलग था। मतलब मैं एक कहानी बताता हूँ। हमने जब वहाँ पे एक रेंट पे घर लिया तो हमको कुछ फर्नीचर्स की ज़रूरत थी। सिंस हम नए थे तो हमको ज़्यादा आइडिया नहीं था कहाँ से लेना है क्या, तो हमने सेकेंड हैंड मार्केट वहाँ का एक्सप्लोर करना चालू किया। तो फ़ोन तो हमने ईबे से कुछ, हम जिस एरिया में घर लिए थे उस एरिया के 1-2 किलोमीटर के रेडियस पे हमको एक पता चला, तो हमने वहाँ से सेकेंड हैंड फर्नीचर लिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि ना हमारे पास कार थी, ना गाड़ी थी, ना हम किसी को जानते थे वहाँ पे कि हम किसकी हेल्प लें।
तो मैं जिस बंदे से फर्नीचर ले रहा था उसको बोला कि मैं आपसे फर्नीचर तो ले रहा हूँ, बट मेरे को पता नहीं कि मैं अपने घर कैसे शिफ्ट करूँ। वहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज पे था, मेरे पास कार भी नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं। आप मेरी हेल्प करोगे अगर आपके पास कार है तो विदाउट गिविंग एनी सेकेंड थाट वो बंदा बोला ठीक है, मेरे अंकल हैं, उनकी कार फ्री रहेगी, हम लोग कर लेंगे। तो उस बंदे के स्टोरेज से उसने फर्नीचर्स खोल के रखे थे, तो उसने हेल्प की पूरी मेरी। हम दोनों ने मिलके सॉर्ट ऑफ उसके गाड़ी पे लोड किया। फर्नीचर्स इतने ज़्यादा था कि डिक्की बंद नहीं हो रही थी, और जर्मन्स काफ़ी स्पेसिफिक रहते हैं अपने चीज़ों को लेके, अगर वैसा नहीं तो नहीं। पर उस बंदे ने आई डोंट नो क्यों इतना फ्लेक्सिबल हो कि डिक्की नहीं बंद हो रही थी, तो एक मेरा ही आइडिया था कि चलो कपड़े से इसको बांध देते हैं, तो जुगाड़ लगा के जस्ट, क्योंकि हमको 1-1.5 किलोमीटर ही जाना है, तो वैसे हम अपने घर गए और उस बंदे ने फर्नीचर पूरा मेरे घर पे लोड करने के लिए हेल्प भी किया। हाँ, मतलब खुद ही मैनुअली हेल्प किया उठाने में। मैनुअली हम दोनों ही मिलके फर्नीचर उठाते थे, लिफ्ट में लोड करके। मेरा 3rd फ्लोर पे घर था, तो किया। फिर थैंक्स वगैरह बात किया, फिर जस्ट ऐसे ही एक्सचेंज हुआ कि ठीक है कभी मिलेंगे, पास में रहते हैं, साथ में खाना वाना खाएंगे। बट फिर बाद में मैंने फेसबुक वगैरह में सर्च किया कि वो बंदा कौन था, तो उससे देख के पता चलेगा कि ही वॉज मेयर ऑफ दैट सिटी। Okay. तो मैं इतना सरप्राइज हो गया कि इतना हम्बल और इतना फ्लेक्सिबल पर्सन। वैसे बात करके लग ही नहीं रहा था कि वो इतना बड़ा मतलब वहाँ का पोजीशन पे रहेगा। तो काफ़ी शौक लगा कि ये लोग अपना काम तो करते ही हैं, बट अपना जो ईगो है वो कहीं नहीं है। कहीं और रहता है। मतलब उनके लिए काम ऐसा नहीं रहता कि ये बहुत बड़ा पोजीशन पे है तो वो ईगोइस्टिक है। आई डोंट नो, जिस लेवल पे मैं जिनसे मिला तो मेरे को वो वीआईपी कल्चर कभी experience फील। नहीं और इंडिया हुआ। में जस्ट ऑपोजिट है, किसी के पास छोटी सी भी अगर पद है या पोजीशन है अच्छा, तो एक ईगो में रहता है, हर जगह उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। ह्यूमन लाइफ की वहाँ पे क्या वैल्यू है? जैसे मैंने सुना है कि वर्कर्स हो गए, चाहे डॉक्टर हो चाहे प्लम्बर हो, जैसे ह्यूमन आपकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यहाँ नहीं वो चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलती। तो ऐसा कोई, ये बात कितने हद तक सच है वहाँ पे? नहीं, खासकर जर्मनी पे वर्क लाइफ बैलेंस पे काफ़ी फोकस है। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए बहुत फोकस है, क्योंकि इन जनरल वो कंट्री ऐसी है कि उनको अनसर्टिनिटीज़ पसंद नहीं। मैक्सिमम चीज़ें प्लानिंग से चलती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहा हूँ, जैसे इमिग्रेशन ऑफिस ही है, उनको पता है मैं आ रहा हूँ, एक अपॉइंटमेंट रहता है, एक टाइम फिक्स रहता है। अगर उस टाइम के मैं लेट गया तो मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल, मेरे को फिर से लेना पड़ेगा। तो मैं पहले टाइम की वैल्यू बता रहा हूँ, कैसे वैल्यू करते हैं। और जब मैं गवर्नमेंट ऑफिस में जाता हूँ तो ऐसा नहीं कि वो पूछेगा कि हाँ कौन हो, क्या, पहले से उसके पास फाइल रेडी रहेगी, उसको पता है मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, क्या करने आया हूँ, उस कम टाइम पे काम करके चला जाता है। तो वो इतनी वैल्यू करते हैं हर चीज़ की। तो इसीलिए मेरी जो खुद की कंपनी थी, सेफ्टी बिहेवियर्स को लेके काफ़ी वहाँ पे ट्रेनिंग्स चलती थी। ठीक है, हम भले थोड़ा सा लेट हो जाएंगे काम पे, भले हम थोड़ा लेट डिलीवर करेंगे, बट सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो हमारे वर्कशॉप्स होते थे जहाँ पे हम डिस्कस करते थे कि डेली रूटीन में क्या सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं। ऑफिस में ही ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको लगता है कि चीज़ें सेफ़ नहीं है, जब हैंड क्या प्रोसीजर्स हमको इस्टेब्लिश करना चाहिए। जैसे आप सीढ़ी पे चल रहे तो ऑलवेज हैंड ड्रिल लेके ही चलें, अगर कोई नहीं चल रहा है तो आप उसको प्यार से टोकने में हिचकिचाइए नहीं। तो सेफ्टी एस्पेक्ट्स यहीं से चालू हो जाता है, राइट। तो ह्यूमन वैल्यू बहुत है वहाँ पे, जस्ट फॉर ग्रांटेड नहीं है कोई भी चीज़ें। ऐसे गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बाय लॉ आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, छोटे बच्चे जब होते हैं तो एक ईयरली उनका डायग्नोसिस रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। वैसे ही तो वो 7 से 8 साल तक चलता है, जहाँ पे वो मॉनिटर करते हैं बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल, सब कुछ। फिजिकल डेवलपमेंट, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब ट्रैक करते हैं और ईयरली वो मॉनिटर होता है और गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाती है। तो आप देखिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किस लेवल तक है वहाँ पे अपने नागरिकों के लिए। राइट राइट राइट। सेफ्टी को लेके एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे मेरी डॉटर खुद वहाँ पे किंडरगार्टन पे जाती थी,
तो वो 3 साल की थी तब से उसने स्टार्ट किया था वहाँ पे किंडरगार्टन। ऑलमोस्ट 5.5 साल की थी, 6 साल की थी, 3 साल उसने वहाँ पे किंडरगार्टन किया। उस बीच में हो सकता है कि उसे पढ़ाया कम गया हो, बट जो मॉरल वैल्यूज़ होती है, जैसे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कैसे बिहेव करना है, हाथ कैसे ऊपर रख के किधर कैसी जगह पे जाना है, पुलिस का नंबर क्या है, पुलिस को कॉल करना है। उनका फिर ट्रिप भी हुआ जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वालों से बात किया, फायर स्टेशन गए, फायर स्टेशन क्यों आता है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे बात करना है, रोड क्रॉस करना है तो कैसे क्रॉस करना है ना। उनको ट्रेन की जर्नी कराते थे, कहीं पिकनिक जाते थे तो ट्रेन से लेके जाते थे कि ट्रेन भी कैसा होता है। उनको शॉपिंग के लिए लेके जाते थे, कुछ सब्जी लेना है, फल लेना है तो कैसा लेते हैं। तो ये जो सब सिविक सेंस है, ये काफ़ी जोर दिया जाता है वहाँ पे। तो इतने बचपन से उन्हें सिखाया जा रहा है, एक्सपोजर दिया जा रहा है। राइट राइट, एंड दिस इज अ बिग थिंग, बिग थिंग, क्योंकि पूरी की पूरी जनरेशन ही जब वैसी बिल्ट हो रही है तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ें आनी पड़ेगी। तो दैट इज़ अ नीड टू इंडिया में भी प्राइमरी एजुकेशन में स्पेशली जो गवर्नमेंट एजुकेशंस है यहाँ पर है, इन सब चीज़ों को वहाँ पे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। नाउ सैड इज पर्टिकुलर। ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी फोकस है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका इमोशनल डेवलपमेंट, बचपन से ही आपको कैसे बिहेव करना है बाहर पे, ये सब चीज़ों पे काफ़ी फोकस होता है। इंडिया पे हमारा कम रहता है, हम सिर्फ स्कूल भेजते हैं या तो कुछ क्लब्स वगैरह भेजेंगे, बाकी ये सब चीज़ें या तो घर पे कोई नौकर रहेगा वो लेगा, तो घर के सदस्य टेक केयर करते हैं। सब्जी लाना है, ये लाना है, बच्चों को हम इतना एक्सपोज नहीं करते आज की डेट पे। सो जो AQI पे को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो नए रिसर्च भी हो रहे होंगे, है ना? कब हमको भी एज अ इंडियन जो होता है, हमको वैसे ही हवा में सांस लेने मिलेगा जब जैसे मिला करता था? क्या टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी आ रही है क्या? हाँ, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। जैसे हम AQI तो है ही, हाँ। और अभी कुछ समय पहले हम कार्बन एमिशंस के बारे में बात कर रहे थे कि यूरोप का नेट जीरो, मींस जहाँ पे कार्बन एमिशंस बिल्कुल भी जीरो करना है, वो 2035 का टारगेट है। इंडिया का 2070 का टारगेट है। तो ये व्हीकल से है कि पूरा का पूरा कार्बन एमिशन जीरो? ओवरऑल सारे इंडस्ट्रीज से, बाप रे। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तो एक छोटा सा पार्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, बट ओवरऑल होल कंट्री विल बी कार्बन न्यूट्रल। कि किसी भी प्रोसेस से, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे ऑटोमोटिव सेक्टर हो, या और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, कहीं पे भी, इवन दो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे भी कार्बन के एमिशंस जीरो करना है। दिस इज व्हाट इट मींस बाय कार्बन न्यूट्रल। सो इज इट पॉसिबल? बहुत ही 2035 जो है तो बहुत पास में ही है। राइट, तो इस पे लेके काफ़ी रिसर्च चल रहा है। मतलब पहली चीज़ तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि AQI इम्प्रूव करने के लिए क्या चल रहा है। जैसे मैं पुणे पे हूँ, तो पुणे में जो बहुत बड़े बड़े जो चौक है जहाँ पे गाड़ियों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑलरेडी आप देखेंगे एक यूनिट दिखेगा, और ऐसा देखिएगा फैन, वो एयर सक कर रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स लगे हैं एक्चुअली, जो हवा से, मतलब हवा को खींच रहे हैं और पार्टिकल्स उसको क्लीन कर रहे हैं एयर को और बाहर भेज रहे हैं। सिमिलर जैसे हमारे घर में AC करता है, AC में वो जाली रहती है वैसी। हाँ। तो ये हो सकता है कि नैनो पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेंगे। जैसे आप चाय की छन्नी में चाय छान रहे हैं, तो चाय पत्ती ऊपर रुक गई, चाय छन गई, जिससे आपको मतलब है। वैसे ही मैं पुणे पे जो फिल्टर्स देखा हूँ, एयर सक कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं माइन्यूट, वो उसमें फिल्टर हो रहे हैं, साफ हवा बाहर आ रही है। तो थोड़ा बहुत AQI इंप्रूव करने का ये चल रहा है कि लोग आर्टिफिशियल रेन कर रहे हैं ताकि डस्ट नीचे दब जाए, पानी के साथ नीचे सेटल हो जाए। बट इसके अलावा काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो चल रही हैं कि कार्बन कैप्चरिंग पे काम चल रहा है। अच्छा, ठीक है, आपने कुछ किल्न जलाया, कुछ फर्नेस जलाया, कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, तो उससे कार्बन तो एमिशन हुआ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए क्या है, आप कोयला जलाते हैं, कोयले से स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, स्टीम से टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। पर जब कोयला जलाया तो कार्बन तो गया ऊपर। आप गाड़ी चलाए तो उसमें पेट्रोल जलाया या डीजल जलाया, गाड़ी चली, ठीक है, क्लीन तो किया थोड़ा सा कैटालिटिक कन्वर्टर, बट फिर भी कार्बन एमिशंस बाहर हो गए। बट जब हम नेट जीरो की बात कर रहे हैं, तो हम इस कार्बन को भी कैप्चर करना है। तो कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं कि ऐसे बड़े बड़े फील्ड्स होंगे
जैसे कि सोलर पैनल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही हैं सन की एनर्जी को लेके। अच्छा। तो कार्बन कैप्चरिंग में क्या होगा, बड़े बड़े फील्ड्स होंगे जहाँ पे ऐसे कैटलिस्ट्स होंगे या कार्बन कैप्चरिंग डिवाइस होंगे जो एयर सक करेंगे, कार्बन्स को स्टोर कर लेंगे, और फिर जब उनका स्टोरेज कंप्लीट हो जाएगा मे बी वो कार्बन फिर से किसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ट्रांसपोर्ट जाएगा। कर दिए जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी इस लेवल पे चल रही है। इसके अलावा कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स देख रहे हैं कि देखिए कोई भी गाड़ी का इंजन एमिशंस का सोर्स नहीं है, एमिशन का सोर्स है फ्यूल। अल्टीमेटली पेट्रोल और डीजल क्या है, ये हाइड्रोकार्बन चेन्स है, हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। जब हम इसको जलाते हैं तो कुछ पार्ट जल जाता है, कुछ पार्ट नहीं जलता, वो कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन बन के निकलता है। तो फ्यूल रियल सोर्स है आपका एमिशंस के लिए। तो अब इसके लिए क्या, फ्यूल ही चेंज कर दो, चलो ठीक है, पेट्रोल डीजल ना डाल के हाइड्रोजन डाल देते हैं, अच्छा, अमोनिया डाल देते हैं, या इथेनॉल डाल देते हैं, अच्छा, या सीएनजी डाल देते हैं। तो सीएनजी भी है, एमिशंस क्लीन एमिशंस होते हैं उसमें, है ना। हाइड्रोजन ऑलमोस्ट, जब हाइड्रोजन आप इंजन पे जलाते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट है वाटर H2O, और नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड आता है, उसको आप ट्रीट कर सकते हैं तो नाइट्रोजन फिर बाहर आएगा। तो काफ़ी रिसर्च चल रहा है क्लाइमेट कंडीशंस को ठीक करने के लिए, ऑटोमोटिव्स पे के कारण जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट पे, तो ये सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेके काफ़ी रिसर्च चल रही है। तो फ्यूल सेल्स हैं, फ्यूल सेल्स स्पेस पे ऑलरेडी यूज होता है और फ्यूल सेल्स का बाई प्रोडक्ट है वाटर, बट अभी इतनी कॉस्टलीज हैं तो उसको स्केल अप होने में टाइम लगेगा। और जैसे हमने कुछ समय पहले इकोसिस्टम की बात की, तो हाइड्रोजन पे सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न्स काफ़ी हैं कि हाइड्रोजन में कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल और डीजल से बहुत ज़्यादा है, और जब वो जलता है तो फ्लेमलेस जलता है। अच्छा, हाँ, तो अगर कहीं से लीकेज होता है हाइड्रोजन, कहीं आग लगती है तो हम नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते, उसके थर्मल कैमराज लगते हैं डिटेक्ट करने के लिए। तो उस स्टैंडर्ड के वॉल्व्स चाहिए, वैसे सिलेंडर्स चाहिए, उस ग्रेड का मेटल चाहिए उसको स्टोरेज करने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट इकोसिस्टम। तो जब ये जैसे जैसे इकोसिस्टम आएगा, हाइड्रोजन को जलाना इंजन पे कोई नई चीज़ नहीं है, बट ये सेफ्टी एस्पेक्ट्स को भी टैकल करना, एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्पेंसिंग, उसका स्टोरेज, हर चीज़ पे स्केल अप करना, ये एक बड़ा चैलेंज है। राइट, एक चैलेंज है। एक चैलेंज भी नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास सप्लाई चेन तो है, सीएनजी हम ऑलरेडी स्टोर करते हैं, हर फ्यूल स्टेशंस पे डिस्पेंस करते हैं ऑलमोस्ट, बहुत सारी। ओनली थिंग हमको अपग्रेड करना है हाइड्रोजन को अडॉप्ट करने के लिए वहाँ पे। और आई थिंक ईवी, इसलिए ईवी की जो हम बात कर रहे थे, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ईवी कार्स का, जहाँ पे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट ये सब हो रहा है, एयर क्वालिटी ख़राब होने का, वहाँ पे कुछ हद तक कंट्रोल होगा। मेरा अगला क्वेश्चन ये था, क्योंकि AQI जब भी आती है बात, तो बात आती है ऑटोमोबाइल में, और ऑटोमोबाइल इमिशंस की बात आती है, तो आपके वर्क में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता होगा, उसी चीज़ पे ही तो रिसर्च होता है। बट जैसे मैं बोला कि अगर आप सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को दोष नहीं दे सकते AQI के लिए, और भी कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से इतने एमिशंस होते हैं। ठीक है, कुछ हिस्सा होता है, बट हम, और एमिशन नॉर्म्स इतने स्ट्रिंजेंट हैं, आप पेट्रोल कार ले लो, डीजल कार ले लो, आज के डेट में बहुत क्लीन है, काफ़ी हद तक क्लीन है। ओके, एक फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब एडास और ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम्स आ रहे हैं कार में, टेस्ला की बात हो रही है, हमें फ्यूचर दिख रहा है, आपको क्या लगता है ना, रायपुर के MG रोड में अगर छोड़ दिया जाए कार को, है ना, आपकी वो पुलिस चौकी से लेके अब रवि भवन तक पार करने के लिए, तो क्या ये ऑटोमेटिक कार फॉलो कर पाएगी? मैं तो चाहता हूँ ये करें, क्योंकि जैसे जब मैं बिजनेस ट्रिप पे रहता हूँ, बैंगलोर जाता हूँ या ऐसी सिटीज़ जाता हूँ जहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, मैं वहाँ के लोगों के बारे में सोचता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि मेरा ऑफिस ख़त्म हुआ, मैं कार में बैठा, सिर्फ मैं डेस्टिनेशन डाल दिया और कार अपने आप घर पे जाके रुक जाए। वैसे भी रोड्स ही कम है, गाड़ियाँ इतनी हैं, आप 20-30 की स्पीड से चल ही नहीं सकते। अगर उसमें एक्सीडेंट होता भी है, कितना नुकसान होगा। तो मेरे को तो फुल उम्मीद है कि अगर फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग भी आती है, और खासकर जब इतनी लो स्पीड्स में चलनी है इतनी ट्रैफिक में, तब तो मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है कि आप
निश्चिंत होके बैठ के अपने घर तक जा सकते हैं। हाँ, हाई स्पीड की बात हो तो डर लगेगा कि ओवरटेक सही हो रहा है कि नहीं, कोई ट्रक तो नहीं आ रहा है। लो स्पीड में क्या ही होगा। नहीं मतलब जोक्स अपार्ट, बट कुछ दिन पहले ही मैं कुछ न्यूज़ देख रहा था, कोडियाक कंपनी है वो फुली ट्रक्स को ऑटोमेटेड कर रही है यूएस पे, जहाँ पे ट्रक लोड हुई, डेस्टिनेशन फीड हुआ, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, ट्रक्स को सारे सेंसर्स हैं, एंड देन स्टार्ट टू एंड अपने डेस्टिनेशन पे जाके वो रुकते हैं। सो नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आगे जैसे भी टेक्नोलॉजीज, जितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट होते जा रहा है और मैच्योरिटीज़ पे आएगी तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है कि जस्ट हम ऑफिस से निकलेंगे, कार में डेस्टिनेशन डाल दिया और हम बैठ गए और हमको कुछ इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक ये हो ही रहा है, इट्स ये कोई तो, नई बात नहीं है। मे बी इंडिया के लिए नहीं होगी बट बाहर ये चल ही रहा है। इंडिया में भी होप करते हैं जल्दी हो। सो तुषार, आपसे बात करके आपके इतने डीप नॉलेज, कितने एक्सपीरियंस को जानने में बड़ा मज़ा आया। एंड बस आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों के लिए स्पेशली, जो आपकी तरह जर्नी अटेंड करना चाहते हैं, जो इंजीनियर्स हैं, अभी इंजीनियर्स को तो रास्ता नहीं दिखता, और जो आपको एस्पायर करते हुए जो आईआईटीज़ पहुंचना चाहते हो, जो ऐसे मल्टी नेशनल्स में काम करना चाहते हो, जो मल्टी कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके एक्सप्लोर करना चाहते हो, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? यहाँ भी मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ही लाना चाहूँगा। जैसे कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं आईआईटी गया, जस्ट एक टेक फेस्ट था, तो वहाँ से मेरा विज़न डेवलप हुआ। विज़न इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि मैं एक चैलेंज लिया या एक स्टेप लिया जहाँ पे मैं सोचा कि मैं एक्सप्लोर करूँ। तो पहले स्टेप तो मैं बोलूँगा कि आप एक्सप्लोरर बनिए। एक्सप्लोर करने से हिचकिचाइए नहीं, कि जब एक्सप्लोर करेंगे आपका दिमाग ब्रॉड होगा, हो सकता है तब आप विज़न क्रिएट करने के लायक बनेंगे, और कि नहीं मैं अभी जहाँ पे हूँ उससे भी बड़ी दुनिया है, मेरे को वहाँ पे जाना है। तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा कि आप बड़ा विज़न देखिए, बट मेरे हिसाब से स्टेप्स ये होना चाहिए कि पहले तो आप लाइफ में एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। जब आप एक्सप्लोर करेंगे आप देखेंगे कि दुनिया कितनी बड़ी है, तब आपका विज़न डेवलप होगा। दूसरा चीज़, आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आइए या संपर्क में आइए जो लोग अचीव किए हैं, तो आपको पता रहेगा कि एक जर्नी वैसी हो चुकी है, तो आपको एक रेफरेंस मिलेगा। और आज की डेट में ज़रूरी नहीं कि आप फिर से शुरुआत से कोई चीज़ करने की ज़रूरत है। आप जो आज की डेट में सोच रहे हैं अभी, वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो चुकी है। खासकर जब डेटा का ज़माना है और इतना ओपन मार्केट है, इतने गैप्स को लोग फिल कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं तो वही बोलूँगा कि विज़न बनाइए, बट विज़न बनाने के लिए आपको एज एक्सप्लोरर बनना पड़ेगा। एक अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ, यहाँ पे हर चीज़ की वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन जो होती है वो रेजोनेट करती है। जब हम फिजिक्स में पढ़ते थे ना, रेजोनेशन, इतने फ्रीक्वेंसी में ऐसी मेंटल वाइब्रेशंस होती हैं। और जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो एक्चुअल में इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऐसी जगह है जहाँ पे जाना है, तो जहाँ तक आप जाएंगे नहीं तो वाइब्रेशन आप फील नहीं करेंगे। अब जब तक आप फील नहीं करेंगे तो उस वाइब्रेशन को आप समझेंगे कैसे, वहाँ पे जीना कैसे सीखेंगे। तो सारी तैयारियाँ उस चीज़ को एक्सप्लोर करने की है। आपने बिल्कुल सही कहा, एवरीथिंग स्टार्ट विद द एक्सप्लोरेशन। थैंक यू तुषार, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू। मैं भी बोलना चाहूँगा हिमांशु जी कि मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ठीक है, मैं तो एक आम ही इंसान हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर चुके हैं। शंकरा से ही कोई उठ के सीधा यूएस किया है और भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स फाइट किए, बट हाँ, सबकी जर्नी अलग है, सबकी जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को है। और थैंक्स टू योर पॉडकास्ट, योर वर्क, कि आप ऐसे लोगों को यहाँ लेके आ रहे हैं और छोटी चीज़ें जिससे जो मिल सके वो ज्ञान, वो नॉलेज आप इस मीडियम से सबको शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच ए गुड वर्क। थैंक यू सो मच। सो आप लोगों से आग्रह है कि बताइए ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट तो जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, इस बार करूँगा शेयर्स भी करिए, क्योंकि ये जो नॉलेज है मेरे ख्याल से इंटरनेट के दुनिया में ये अभी एक्सप्लोर नहीं है, स्पेशली ऑटोमोबाइल का ये फील्ड। तो ऑल द बेस्ट। और भी मुझे लिख के बताइए कि
ऐसे कौन कौन से टॉपिक आप देखना चाहते हैं, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू, सी यू।